Good morning, students. This is Shashi, working as PhD Physics in KV2 Itanagar. In last lecture, we had learned about Law of Conservation of Linear Momentum of Chapter 5, Class 11 Physics. In this video, we will continue away from equilibrium of a particle. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम है तो उसके फोर्सेस क्या होंगे, एट द टाइम उसकी पोजीशंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सब हम अभी बात करते हैं. Equilibrium of a particle refers to the situations when the net external forces on the particle is zero. बेसिकली इक्विलिब्रियम होगा क्या, तो इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर टू और मोर देन टू फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं और उनका टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स है, नेट फोर्स जो है उस टाइम पर वो क्या है, ज़ीरो है. जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉल है, ठीक है, वॉल पर हम के मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं, हम बोथ साइड से फोर्स अप्लाई कर देते हैं. मतलब जितना मतलब 3, 4, 5% कितने भी पर्सनस को हम उस पर फोर्स अप्लाई करने को बोल रहे हैं, बट क्या वॉल कभी मतलब डिस्प्लेस हो सकती है, नेवर. तो वॉल क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है यहाँ पर, ठीक है. उस पर जितने भी फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं वो इक्वल है. और वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल इन विच अ हैवी बॉक्स इज put on the road or anywhere, and from both side two persons are applied equal and opposite direction force, then box will be move or not, it will be never move. बॉक्स क्या होता है, मूव नहीं करता. क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर भी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है हमारा दोनों साइड से इक्वल अमाउंट में हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो. तो जो बॉक्स है वो हमारा किस कंडीशन में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में. Equilibrium of a particle requires not only translational equilibrium, zero net external force, but also rotational equilibrium, zero net external torque. तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ही हो, सिर्फ लीनियर मोशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो. अगर कोई रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब कोई जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम एक हमारा एक डोर है, ठीक है, हम उसे बोथ साइड से मतलब सेम फोर्स से पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं, तो क्या वो मूव कर पाएगा, नेवर. क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसका जो टॉर्क है वो क्या है, वहाँ पर टॉर्क भी हमारा जो होगा वो उसके लिए सेम रिस्पॉन्सिबल होगा. वहाँ पर जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो भी हमारा क्या होगा, ज़ीरो. According to Newton's law, this means that a particle is either at rest or in uniform motion. तो according to Newton's law इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो क्या है, या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है. अगर एक पार्टिकल है उस पर हमने F1 और F2 बोथ साइड से अपोजिट फोर्स अप्लाइड किए हैं. If two forces F1 vector and F2 vector act on a particle, equilibrium requires. Then F1 vector should be equals to minus F2 vector, such that the two forces must be equal and opposite, or F1 vector plus F2 vector should be equal to 0 vector. Equilibrium under three concurrent forces F1, F2 and F3 requires that the vector sum of them is 0. F1 vector, F2 vector plus F3 vector should be equals to 0 vector. तो जब भी हम टू और मोर देन टू फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो जो उनका वेक्टर सम है वही किसको रिप्रेजेंट करता है, नेट फोर्स को. दैट्स वाई वी यूज हियर वेक्टर सम ऑफ दैम इज 0. यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे कि एक ही पॉइंट पर थ्री फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, F1, F2 एंड F3. बट अगर हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस कब अकर्स होगी, व्हेन F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर विल बी 0. इसको जब हम वेक्टर सम करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं वेक्टर सम का कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने वेक्टर सम किया, तो द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर obtained by parallelogram law of forces must be equal and opposite to the third force F3 वेक्टर. तो यहाँ पर जो हम F1 वेक्टर और F2 वेक्टर है उनका सम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग, और ट्रायंगल लॉ से भी हम इसे कर सकते हैं सम. और जो वो हमारा वेक्टर आएगा वो क्या होना चाहिए, थर्ड फोर्स जो है हमारा F3 वेक्टर उसके
अपोजिट होना चाहिए डायरेक्शन में और इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में. By triangle law of vectors, the three sided of the triangle with arrows taken in the same order represent the equilibrium of forces. तो ये हम दोनों मेथड अप्लाइड करके यहाँ पर वेक्टर सम फाइंड आउट कर सकते हैं. A particle is in equilibrium under the action of forces F1 vector, F2 vector up to Fn vector if they can be represented by the sides of a closed n-sided polygon with arrows directed in the same sense. अगर हम यहाँ पर पॉलीग्राम की बात कर रहे हैं, पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा जो फोर्सेस है, रिजल्टेंट फोर्सेस यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो. दैट मीन्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर. इम्प्लाइज दैट F1x प्लस F2x प्लस F3x इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अगर यहाँ पर अगर हम F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर को ज़ीरो बोल रहे हैं, इसका मतलब जो उनके एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है उनका सम भी क्या है, इंडिविजुअली ज़ीरो है. वाई डायरेक्शन कंपोनेंट्स का सम भी क्या होगा, ज़ीरो. सेम एज वेल एज जेड डायरेक्शन कंपोनेंट्स का सम भी क्या होगा, ज़ीरो. वेयर F1x प्लस F1y प्लस F1z आर द कंपोनेंट ऑफ F1 अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस. सेम F2x, F2y, F2z आर द components of F2 along x, y and z directions, and same as F3x, F3y, F3z will be the component of F3 along x, y and z directions respectively. तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम एंड फोर्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन. अभी हमने लास्ट टॉपिक पे बात किया था इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉन्करेंट फोर्स. मतलब अगर एक ही सिस्टम है उसमें मोर देन टू फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है, ये सब हमने बात किया था लास्ट टॉपिक में. इसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, और वी कैन से ऑल्सो द टाइप ऑफ फ्रिक्शन. तो उससे पहले टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने से पहले हमें फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या होता है. बेसिकली फ्रिक्शन क्या है हमारा, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स. Basically, if we want to define friction, we have to say a force acting on the point of contact of the objects which opposes the relative motion is called friction. तो बेसिकली हम जब दो पॉइंट मतलब कांटेक्ट की बात कर रहे हैं दो सरफेसेस की, तो जो वहाँ पर जो अपोजिशन होगा मोशन का, दैट इज़ नोन एज अ फ्रिक्शन. इट एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेसेस. ये जो मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस होगी हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसके पैरेलली ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा वर्क करता है. फ्रिक्शन फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट. बेसिकली फ्रिक्शन जो होता है वो हमारा थ्री टाइप्स का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. इन विच स्टैटिक फ्रिक्शन it is an opposing force which comes into play when one body tends to move over the surface of the other body, but actual motion is not taking place. And while other hand limiting friction, it is the maximum value of static friction when body is at the verge of static motion. And in kinetic friction, if the body begins to slide on the surface, the magnitude of the frictional force rapidly decreases to a constant value. That is known as a kinetic friction. स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. हमने यहाँ पर एक बॉक्स पुट किया है, इसका वेट है W. फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्या करेगा, वहीं पर बना के रखेगा. अब जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक जो हमारा फोर्स है यहाँ पर नॉर्मल फोर्स, वो होगा कैपिटल N, एक्सर्टेड बाय द टेबल. टेबल के थ्रू ये एक्सर्ट किया जाएगा. अब यहाँ पर जो नेट फोर्स है हमारा वो क्या है, F वेक्टर ज़ीरो वेक्टर, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी क्या है हमारा ज़ीरो वेक्टर. दोनों एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में है. अब जैसे ही यहाँ पर अब स्टैटिक फ्रिक्शन, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो डेफिनेशन थी वो क्या बोलती है कि इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी बट एक्चुअल मोशन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है
हम सरफेस पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड पे जब हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं बॉक्स पर, तो वो थोड़ा मूव कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर एक्चुअल मोशन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो जो नॉर्मल फोर्स है उसे वेइंग फोर्स बैलेंस कर रहा है, बट जब हम लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी W vector is equals to mg vector is equal and opposite to the normal reaction force n vector of the table. If the body is applied a small force F vector, the body in practice does not move. तो वो जो हम बहुत स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं कैपिटल F, तो जो हमारी बॉडी है वो मूव नहीं करती है। If the applied force F vector were the only external force on the body must have moved with acceleration A vector is equals to F vector divided by m, however small. अगर ये जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है बॉडी के ऊपर, सिर्फ सिंगल फोर्स, देन द बॉडी मस्ट हैव मूव विद एक्सेलरेशन, तो बॉडी क्या करेगी, मूव जरूर करेगी। अगर सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड नहीं है। Clearly, the body remains at rest because some other forces comes into play in opposite direction to the applied force F vector, resulting in zero net force on the body. This force Fs vector parallel to the surface of the body in contact with the table is known as frictional force or simply friction. The subscript S stands for static friction. बेसिकली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भी जैसे बॉक्स वगैरह की बात करते हैं, हैवी बॉक्स वगैरह की, एक रोड साइड एक ट्रक वगैरह कोई भी व्हीकल खड़ा हुआ है, कार वगैरह कुछ भी खड़ा है, हम उसको पुश कर रहे हैं, क्या वो मूव करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा है सेम अमाउंट में। तो ये हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता है। इट कम्स इनटू प्ले द मोमेंट देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। ये कब प्ले में आता है? जब हम एक फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। एज एफ इंक्रीजेज एफ एस ऑल्सो इंक्रीजेज, रिमेनिंग इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स अप टू अ सर्टेन लिमिट, कीपिंग द बॉडी एट रेस्ट। अब आप लोग देखेंगे जैसे कुछ भी कार वगैरह है तो उसको हम वन साइडेड पुश कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कार कभी भी मूव नहीं करेगी, कभी तो वो मूव कर सकती है ना। कब मूव कर? तो वो जिस लिमिट तक वो बना रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा, वो क्या कहलाता है? हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। सिंस द बॉडी इज एट रेस्ट द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब तक बॉडी हमारा रेस्ट में रहेगी उसे क्या बोला जाएगा? उस फ्रिक्शन की वैल्यू को स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंस द बॉडी इज एट रेस्ट अप टू द मैक्सिमम लिमिट एफ एस मैक्सिमम, तो एक लिमिट होगी, उसके बाद क्या होगा? वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो इट इज़ कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उस वैल्यू को क्या बोला जाता है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज द इम्पेंडिंग मोशन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारा बेसिकली वो क्या कर रहा है? मोशन का अपोज करता है। द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मीन्स मोशन दैट वुड टेक प्लेस but does not actually take place under the applied force if it friction were absent। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि मोशन हो रहा है बट फ्रिक्शन की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं हो तो क्या वो मूव नहीं कर जाएगा? वो मूव कर सकता था, बट फ्रिक्शन उसे क्या कर रहा है? रेस्ट में बनाए रखता है। When the applied force capital F exceeds the limit Fs maximum, the body begins to move। जैसे ही जो हमारा फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स है वो एक्सीड करेगा लिमिट से, तो बॉडी क्या करेगी? मूव करना बिगिन कर देगी, तो उसे बोला जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ एस मैक्सिमम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट है, वो सेम होता है। ऐसा नहीं है कि जैसा एक स्मॉल एरिया के लिए वो कम होगा, बिगर एरिया के लिए वो ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। वो उससे इंडिपेंडेंट है, वो एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इट वेरीज विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड अप्रॉक्सीमेटली एज एफ एस मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन। जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन का
वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में डिपेंड कर रहा है वो। अगर हम रिएक्शन फोर्स इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिट भी डिक्रीज़ होगा। When we remove proportionality constant, we will get that constant mu s, that is known as a static constant, or where mu is constant of proportionality depending only on the nature of surface in contact। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, जो सरफेस है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर रफ सरफेस है तो उसके लिए अलग होगा, और प्लेन या स्मूथ सरफेस है उनके लिए म्यू एस की वैल्यू अलग होगी। तो म्यू एस जो होगा हमारा बेसिकली वो होगा एफ एस मैक्सिमम डिवाइड बाय कैपिटल एन। म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी रिटन एज एफ एस इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू विल म्यू एस एन। जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा म्यू एस एन के, वेयर म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसके बाद आता है स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। इफ द अप्लाइड फोर्स एफ एक्सीड्स द लिमिट एफ एस मैक्सिमम। एक बार हम जब लिमिट्स पर पहुंच गए हैं उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, जो अप्लाइड फोर्स है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। द बॉडी बिगिंस टू स्लाइड ऑन द सरफेस। तो बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देती है, स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है सरफेस पर। व्हेन द रिलेटिव मोशन हैज स्टार्टेड, the frictional force decreases from the limiting value of static friction Fs maximum dash। तो जैसे रिलेटिव मोशन हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, वो यहाँ पर डिक्रीज होगा फ्रॉम द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन between the surface in contact is called kinetic और sliding friction। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा बेसिकली अपोज करता है किसका, रिलेटिव मोशन का, between the surface of contact। और also we can say that if the body begins to slide on the surface, the magnitude of the frictional force rapidly decrease to a constant value Fk। जैसे वहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए वैल्यू था एफ एस मैक्सिमम, सेम यहाँ पर होगा Fk काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। तो Fk जो होता है हमारा वो होता है Fk इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सेम एज Fs। इट इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी से भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इट वेरीज विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैपिटल एन अप्रॉक्सीमेटली एज Fk इज प्रोपोर्शनल टू n और Fk इज इक्वल टू म्यू के n, वेयर म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ kinetic friction and capital N is normal reaction force। लेकिन यहाँ पर जो हमारा म्यू के होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन म्यू एस। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे लेस देन होगा। व्हेन रिलेटिव मोशन हैज बिगन, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कैपिटल एफ माइनस एफ के डिवाइड बाय small m। For a body moving with constant velocity, capital F will be Fk। If the applied force on the body is removed, अगर हम applied force को वहाँ से remove कर देते हैं तो हमारा acceleration क्या हो जाएगा, minus Fk divided by m, and the body eventually comes to a stop। The law of friction do not have the status of fundamental laws like those for gravitational, electric and magnetic forces। तो जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है उनका कोई भी फंडामेंटल लॉ नहीं है, जैसे कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए होता है, उस तरह का कोई भी फंडामेंटल लॉ फ्रिक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। दे आर एम्पेरिकल रिलेशंस दैट आर ओनली अप्रॉक्सीमेटली ट्रू बट येट यूजफुल इन मैकेनिकल एप्लीकेशंस। ये जो हमारे रिलेशंस है ये एम्पेरिकल रिलेशंस है, ये अप्रॉक्सीमेटली ट्रू है, मतलब एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली ट्रू है, क्योंकि म्यू के और म्यूएस वगैरह की वैल्यू कॉन्टैक्ट सरफेस के नीचे पर भी डिपेंड करती है। तो जैसे सरफेस में चेंजेस होंगे तो म्यू के और म्यूएस की वैल्यू चेंज करेंगी, तो वो मतलब एग्जैक्ट नहीं रहेंगे हमेशा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं हम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारा स्टेटमेंट होता है Fg,
जो होता है वो होता है G m1m2/r²। ठीक है, तो वैसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, देखो कैपिटल G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स होगी। एम मास जो है m1 वो भी फिक्स होगा, m2 फिक्स होगा, और r जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस वो भी हमारी फिक्स होगी। जबकि ऐसा फ्रिक्शन के अंदर कोई केस नहीं है, क्योंकि लीनियर और न्यूअर टोटली वेरी कर सकते हैं। वो किस पर डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। इसके बाद हमारा आता है रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसके 2 टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अ बॉडी लाइक अ रिंग और अ स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो जो एक रिंग है या फिर स्फीयर है वो क्या करती है, विदाउट स्लिपिंग रोल करती है ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, विल नॉट सफ़र फ्रिक्शन एंड प्रिंसिपल, और वो किसी फ्रिक्शन से सफ़र नहीं करती है। एट एवरी इंस्टेंट देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन, एंड दिस पॉइंट हैज़ नो मोशन रिलेटिव टू द प्लेन। In this ideal situation, kinetic or static friction is zero and the body should continue to roll with constant velocity. इसे डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं। देखिए इस टाइप से कोई भी स्फीयर है या फिर रिंग है, तो वो जब भी रोटेट कर रही है तो उसका देखिए एक पॉइंट जो सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट में है सरफेस के, सारे पॉइंट नहीं है, सिर्फ जो मिड पॉइंट है लोअर पॉइंट में वही हमारा क्या है यहाँ पर कांटेक्ट में है, बाकी कोई जो पूरा सरफेस है वो उससे कांटेक्ट में नहीं है। जब भी आप मूव करेंगे तो सिर्फ इसका एक पॉइंट जो है हमारा सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। सेम आप एक व्हील का भी देख सकते हैं। However, in practice this does not happen and the body comes to rest eventually. तो ये जो बॉडी है वो इवेंचुअली रेस्ट में आती है। To keep the body rolling, some applied force is needed. तो अगर बॉडी हमेशा रोल करती रहे तो उसके लिए क्या मस्ट कंडीशन है कि उस पर कुछ फोर्स अप्लाइड रहे हमेशा। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक मतलब रिंग या फिर उसको सरफेस पे रख दिया है और वो नॉर्मली रोल करती रहेगी, नहीं, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो रोल करना स्टार्ट नहीं करेगी। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ रोलिंग फ्रिक्शन though it is much smaller by 2 or 3 orders of magnitude than static or sliding friction. हालांकि जो ये रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Rolling friction has a complex origin. During rolling, the surface is contact get momentarily deformed a little, and this results in a finite area, not a point of the body begin in contact with the surface. The net effect is that the component of the contact force parallel to the surface opposite the motion. ये था हमारा फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन की हमने बात की थी और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की हमने बात की है। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस देन होता है। देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू रोल अ बॉडी देन टू स्लाइड। तो अगर हम अभी आप दोनों चीज़ देख सकते हैं, जैसे आपने एक रिंग को ही लिया है तो आप अगर उसे रोल करेंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगी, और आप उसे स्लाइड कर रहे हैं तो वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। देयरफॉर इट इज़ ईजी टू रोल अ बॉडी देन टू स्लाइड। तो किसी भी बॉडी को रोल करना कम ईजी होता है कंपेयर टू स्लाइड के। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमारा होता है एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो क्या है, हमारा एक नेसेसरी एवल भी है। फ्रिक्शन मतलब जितना रिक्वायर्ड, मतलब फ्रिक्शन का जितना इम्पोर्टेंस है उतने ही उसकी कुछ डार्क साइड्स भी है। इन मैनी सिचुएशंस फ्रिक्शन हैज़ अ नेगेटिव रोल। काफ़ी सिचुएशंस में क्या होता है, फ्रिक्शन का एक नेगेटिव रोल होता है। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन एंड हैंस डिसिपेट्स मोर पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइक इन अ मशीन विद डिफरेंट मूविंग पार्ट्स। तो जो फ्रिक्शन है क्या करता है बेसिकली, कई बार रिलेटिव मोशन होने की वजह से ये मतलब मोर पावर को मतलब कंज्यूम कर रहा है, मोर पावर यूज़ कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब मशीन्स के।
ये किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, रिलेटिव मोशन की वजह से हो रहा है. इट कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट एंड द टायर ऑफ ऑटोमोबाइल्स. ये किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है? मशीनरी पार्ट्स के वियर और टीयर के लिए भी. इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज क्रिटिकली नीडेड. और कई प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हमारा फ्रिक्शन क्या होता है? क्रिटिकली नीडेड होता है. लाइक ब्रेक्स एंड मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल्स यूज फ्रिक्शन टू स्टॉप द मोशन ऑफ दैम. तो जो मशीन्स है, ऑटोमोबाइल्स है, जो भी हमारे व्हीकल्स वगैरह हैं, उनमें फ्रिक्शन क्या करता है? जो मोशन है उसे स्टॉप करने के काम में आता है. तो वहाँ पर फ्रिक्शन नीडेड है, मस्ट है. तो वो नेसेसरी कंडीशंस है. वी कैन नॉट वॉक विदाउट सफिशिएंट फ्रिक्शन. हम वॉक भी नहीं कर सकते हैं सफिशिएंट फ्रिक्शन के विदाउट. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ कार टू मूव ऑन स्लिपरी रोड्स. अगर मतलब जैसे हम बात करें प्लेन जो हमारा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, लाइक टाइल सरफेस, तो क्या उस पर कार मूव कर सकती है? नेवर. क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रहा है. ऑन एन ऑर्डिनरी रोड द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स टू एक्सेलरेट द कार. नॉर्मल रोड में हमें वो फोर्स प्रोवाइड किया होता है. इसके बाद है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. फर्स्ट है सॉलिड, एग्जांपल ग्रेफाइट, सेमी सॉलिड फॉर एग्जांपल ग्रीस, एंड लिक्विड ऑयल लुब्रिकेंट्स कैन बी यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. तो ये सारे जो हमारे लुब्रिकेंट्स है, ये यूज़ किए जाते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. आपने देखा होगा जो भी हमारी मशीनरीज वगैरह होती है वो जैम वगैरह हो जाती है, तो उनमें हम ग्रीस वगैरह का, ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट. क्यों यूज़ करते हैं? फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए. बॉल बियरिंग्स कैन बी यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस. बॉल बियरिंग्स भी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को लेस करने के, रिड्यूस करने के लिए. अ थिन एयर कुशन कैन बी यूज्ड बिटवीन द सॉलिड सरफेसेस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. एक जो थिन एयर कुशन है वो भी कहाँ यूज़ किया जाता है? सॉलिड सरफेसेस के बीच में उसे यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ अलॉय सरफेसेस कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. अलॉय सरफेसेस का प्रॉपर जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है. ठीक है, तो ये एक डायग्राम का एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पर हमने क्या किया है, जो व्हील जैसे हम लुब्रिकेंट लगा यूज़ करेंगे तो बहुत स्मूथली मूव कर रहा है. एक एक पार्ट यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा. सेम जो एयर जेट का है एग्जांपल था. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सर्कुलर मोशन. ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.